हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर डेट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, ओके। यहाँ पे बात आती है एक वर्ड की, डेट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है? जब करेक्टर्स, ठीक है, यानी कि फीचर्स पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते हैं। द करेक्टर व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स और चाइल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। इस प्रोसेस को हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि करेक्टर्स क्या होते हैं। करेक्टर्स आर दोज रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स जिनसे पता चले ये जो चाइल्ड है ये किन पेरेंट्स का है। जैसे कि उसकी हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ आई, शेप ऑफ नोज एक्सेट्रा कॉल्ड एज अ करेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो वेरी वेल, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल। तो अब जो चाइल्ड होगा, ये दोनों फ्यूज करें, इनके गैमीट्स फ्यूज करेंगे एंड फॉर्म द चाइल्ड। तो जो चाइल्ड होगा उसके अंदर कुछ करेक्टर उसके फादर साइड से होंगे और कुछ करेक्टर मदर साइड से होंगे। तो ये जो करेक्टर ट्रांसफर हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल they are called a term that is heredity, and that recognizable features जो इसके अंदर आए हैं is called the characters। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि ये जो पेरेंट है, पेरेंट्स, जब पेरेंट से चाइल्ड बनेगा तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। एज यू नो वेरी वेल, मेल गैमीट इज स्पर्म फ्यूज विद अ फीमेल गैमीट दैट इज एग, साथ फ्यूज करेंगे एंड फॉर्म जाइगोट और चाइल्ड। ठीक है, तो जो ये फीचर्स होंगे, ये करेक्टर्स होंगे, ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? गैमीट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। एज यू नो वेरी वेल, पेरेंट इज अ फर्स्ट जनरेशन, चाइल्ड इज अ सेकेंड जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जो लिंक का काम कर रहे हैं दैट इज गैमीट्स। तो गैमीट्स क्या है? एक तरीके से लिंक का काम कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड आता है वेरिएशंस, यानी कि वेरिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस यानी कि चेंजेस, मतलब एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या अलग है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। मतलब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग के केस में ले लेते हैं। आप हैं एंड आपका फ्रेंड है, दैट आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है, ना एक दूसरे की फोटो कॉपी है। तो क्या देयर इज अ लिटिल बिट और मोर डिफरेंसेस। ठीक है, किसमें? हाइट में डिफरेंसेस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन में भी डिफरेंसेस है, शेप ऑफ आईज में डिफरेंसेस है, शेप ऑफ नोज में डिफरेंस, यानी कि करेक्टर्स में डिफरेंसेस, दो इंडिविजुअल के करेक्टर्स में डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। क्लियर? ओके, देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बात है, ये एक वेरिएशन है, एक माइन्यूट सी वेरिएशन है, एग्जाम्पल है ये वेरिएशन का एक्चुअल में, अटैच और फ्री ईयरलोब। तो देखिए पहले, अटैच ईयरलोब क्या होता है? देखिए ये जो ये ईयरलोब है, जब ये चिक से पूरी तरह से अटैच होता है, इट इज कॉल्ड अटैच ईयरलोब। ठीक है, और किसी के केस में, किसी इंडिविजुअल के केस में, देखिए ये फर्स्ट इंडिविजुअल का ईयरलोब है, ये सेकेंड इंडिविजुअल का ईयरलोब है। तो किसी किसी इंडिविजुअल के केस में ये जो ईयरलोब है ये चिक से थोड़ा हटके होता है, इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड फ्री ईयरलोब और हैंगिंग ईयरलोब। ठीक है, ये भी क्या है? एक तरीके से किसका एग्जाम्पल है? ये वेरिएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज में दो इंडिविजुअल के बीच में एक वेरिएशन है कि एक तो अटैच है, एक का ईयरलोब चिक से बिल्कुल अटैच है और एक का ईयरलोब थोड़ा हैंगिंग फॉर्म में है। तो जिसका अटैच है दैट इज कॉल्ड अटैच ईयरलोब, और जिसका हैंगिंग फॉर्म में है दैट इज फ्री ईयरलोब और हैंगिंग ईयरलोब। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है कि वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, किसके लिए? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ताकि देखो क्या हो रहा है, समय के साथ इन्वायरमेंट बदलता जा रहा है।
अब समय के साथ इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो इसका मतलब अपने अंदर भी, अपनी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस लानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं वेरिएशन इज बहुत नेसेसरी, वेरी नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखिए, फॉर मैं कुछ समझा देती हूँ इससे रिलेटेड। देखिए, पास्ट हमें पता है ये है, पास्ट है, प्रेजेंट है एंड फ्यूचर भी आएगा। क्लियर? तो जो पास्ट में कुछ भी इन्वायरमेंट था पास्ट का, वो फ्यूचर के आते आते चेंज हो गया, और सॉरी प्रेजेंट के आते आते चेंज हो गया, और फ्यूचर के आते आते और चेंज हो जाएगा। तो जो पास्ट में इंडिविजुअल रहते थे, जो भी इंडिविजुअल रहते थे, वो प्रेजेंट में उन्हें अपने अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस करनी पड़ेंगी। मतलब जो ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज के केस में ले लेते हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग पास्ट के टाइम पे थे, उसके एनवायरनमेंट में ढले हुए थे, वो प्रेजेंट में आते आते उनकी जो पॉपुलेशन है, मतलब जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई है, उसे अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे प्रेजेंट के एनवायरनमेंट में ढलने के लिए। उसी तरीके से फ्यूचर में जो इंडिविजुअल आएंगे, उन्हें अपने अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन लाने पड़ेंगे फ्यूचर के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, वो एकदम से ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस हो जाते। सक्सेसिव जनरेशन के बाद जो वेरिएशंस हैं वो अक्यूमुलेट। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि एकदम एक जैसे ये फर्स्ट जनरेशन है, देखिए जैसे ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एंड सिक्स जनरेशन तक का डाटा ले लेता है। ठीक है, तो जो वेरिएशन है यानी कि जो चेंजेस हैं, वो फर्स्ट जनरेशन से एकदम से सेकंड जनरेशन में नहीं दिखेंगे, थोड़े थोड़े वेरिएशन आएंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक आते आते 10% वेरिएशन आए। ठीक है, सेकंड से थर्ड तक फिर से 10% आए, थर्ड से फोर्थ 10%, फोर्थ से फिफ्थ 10%, फिफ्थ से सिक्स 10%। अब क्या होगा, ये जो 10% यानी कि माइन्यूट वेरिएशंस आए हैं, ये क्या होंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि एड ऑन हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट से सेकंड का 10%, सेकंड से थर्ड 10%, फिर थर्ड से फोर्थ 10%, फिर फोर्थ से फिफ्थ 10% एंड फिफ्थ से सिक्स 10%। ये इकट्ठे हो गए। कैसे, देखिए, अब इसको एड ऑन कर लेते हैं, कितना हो गया, 50%। तो हम कह सकते हैं सिक्स्थ जनरेशन की जो पॉपुलेशन होगी, वो फर्स्ट जनरेशन की पॉपुलेशन से कितनी अलग है, 50% अलग है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक आते आते हमें कोई भी वेरिएशन का पता नहीं चलता, क्योंकि देयर इज अ वेरी वेरी माइन्यूट वेरिएशन अकर। लेकिन ये जो वेरिएशन है, ये इकट्ठी होती जाती हैं, एक सक्सेसिव जनरेशन तक इकट्ठी होती जाती हैं, और एक लास्ट ऐसी जनरेशन पे आके हमें पता चलता है कि कितना वेरिएशन आ गया है। देखिए, सिक्स्थ जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बीच में कितना वेरिएशन आ गया है, 50% वेरिएशन आ गया है। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, मैंने आपको बताया था कि जो सेल होता है, एक सेल होता है, उसके अंदर दो चीजें मिलती हैं, एक तो उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और एक उसका साइटोप्लाज्म मिलता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, डेट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which is found in the nucleus, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। अब उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ठीक है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, और डीएनए के ऊपर जीन है। ये हम थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके, देखिए, ये एक सेल है, मैंने बताया था सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो जो ब्लू कलर का दिख रहा है, डेट इज द न्यूक्लियस। इसको हमने बाहर निकाल के देखा न्यूक्लियस को, तो इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डेट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए है, वो रैपिंग मैनर में है। रैपिंग मैनर आप समझ रहे हैं? अच्छा, क्यों होता है रैप्ड मैनर में? बिकॉज जो डीएनए होता है वो बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग, वीकेंड से बड़ा ही नहीं, लॉन्ग कह सकते हैं। और जो क्रोमोसोम है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, स्मॉल है।
तो छोटी जगह पे लंबी जगह को अगर फिट होना है तो रैप्ड होके होना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी अलमीरा है, अलमीरा में स्पेस कम है, समझ रहे हैं? अलमीरा है, अलमीरा में स्पेस कम है और लेकिन आपके कपड़े ज़्यादा हैं, तो अब ऐसे ही तो नहीं आप अपनी अलमीरा में आप कपड़े ठूस के रख देंगे, नहीं। क्या करके रखेंगे? उनकी ताएं बना के रखेंगे, उन्हें रैप करके अच्छे से सेट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये जो डीएनए होता है ये बहुत लंबा होता है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम क्या होता है उसके कंपैरिजन में छोटा होता है, तो इस डीएनए को रैप्ड होकर क्रोमोसोम पे होना होता है। समझ के चलें, क्रोमोसोम इज अ अलमीरा ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज अ क्लॉथ। तो डीएनए बहुत लंबा है, उस क्लॉथ को इस क्रोमोसोम पे सेट होने के लिए अपने आप को रैप्ड मैनर में अरेंज करना होगा। ठीक है, अब उस पे अरेंज हुआ, ऑफ कोर्स डीएनए रैप्ड होके क्रोमोसोम पे अटैच हो गया। लेकिन और जो जीन है, अब दूसरी बात आती है यहाँ पे जीन की। अब डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन यानी कि वी कैन से इट हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट मैंने आपको बताया था क्या होता है? हेरिडिटरी यूनिट यानी कि वो यूनिट जिससे कि इंफॉर्मेशन पेरेंट से उसके चाइल्ड में ट्रांसफर हो रही है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को हमने यहाँ पे बताया अलमीरा जैसा। ठीक, अब क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, डीएनए लाइक क्लॉथ, जो कि किस पे? रैप्ड मैनर में है। डीएनए के ऊपर जीन है, इस तरीके से जैसे आपके कपड़ों के ऊपर बटन होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए एंड डीएनए के ऊपर जीन्स, यानी कि लाइक जैसे शर्ट पे बटन होते हैं उस तरीके से। ठीक है, और जीन इज अ हेरिडिटरी यूनिट विच ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि पेरेंट टू देयर चाइल्ड, यानी कि इन्हीं जीन के अंदर वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में ट्रांसफर होने हैं। ओके देन, आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।